औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर शर्जील उस्मानी अपने चैनल शर्जील अनकट एंड अनसेंसर्ड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों का पजीराई का बहुत बहुत शुक्रिया। आते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। तो आज के व्लॉग में हम बातें करेंगे एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बोंगियों के सिलसिले में जो वो मार रहे हैं, और इसी तरह उनके हिमायती सहाफ़ी जिस किस्म की बोंगियाँ मार रहे हैं उस सिलसिले में आपसे बात करेंगे। दूसरा बताएंगे आपको काजी फ़ाइज़ ईसा के काले दौर के बारे में कुछ। फिर बताएंगे एक आपको बहुत अंदर की खबर देंगे कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिटायरमेंट से पहले किस चीज़ की श्योरिटी मांगी है कि उन्हें यकीन दहानी करवाई जाए। तो वो आपको सारा वाक़या बताएंगे। आपसे गुजारिश है जी कि व्लॉग को पूरा देखिएगा, और ये जो भी व्लॉग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इनको आप अपने पास महफूज रखें। जिस तरह माजी में बहुत सी खबरें आपने देखा कि सही साबित हुई, इसी तरह आप फ्यूचर में भी देखेंगे कि इनमें की हुई बहुत सी बातें आपको नज़र आएंगी सही साबित होती हुई। तो बाकी कुली इल्म तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, और हर चीज़ को जो है 100% तो सिर्फ वही जानता है। हम अपनी मालूमात की बुनियाद पर और अपने तज्ज़िये की बुनियाद पर कुछ खबरें आपके सामने पेश करते हैं, और उनको बाकी यानी कि जो है मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि उनमें से कितनी खबरें सही साबित होती हैं, वो आपको नज़र आ जाएगा। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। सबसे पहले हम बात करेंगे जी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है बड़े हातिम ताई की कब्र पर लात मारी और एक ख़त लीक करवाया, खुद ही लीक करवाया एक ख़त कि जी मैं जो है ना वो डिनर नहीं लेना चाहता। जो यानी कि जजेस देते हैं ना अपने रिटायर होने वाले जज को, यानी कि आने वाला चीफ जस्टिस, जाने वाले चीफ जस्टिस को आप समझ लें, देता है डिनर। तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा जी कि उस पर 20 लाख से ज़्यादा खर्चा होगा और ये बड़ी फजूल खर्ची होगी और मैं ये नहीं करना चाहता। तो उस पर हम आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बताते हैं जी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को आज ये बात याद आ गई कि ये फजूल खर्ची होगी। तो जब सरदार तारिक को उन्होंने वो डिनर दिया था जाने वाले जज के तौर पे, तो उस वक्त उन्हें ये फजूल खर्ची क्यों नहीं याद आई थी। फिर दूसरी चीज़ है कि उन्हें डिनर के लिए सबसे पहले तो ये बताएं कि इनवाइट किसने किया है। अभी तो किसी ने उन्हें डिनर का कहा ही नहीं, और मुस्तकबिल में भी साथी जजिस का यही प्लान था कि फ़ाइज़ ईसा इस काबिल ही नहीं है कि उसे डिनर दिया जाए। तो फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस बेइज्जती से बचने के लिए पेशगी एक ख़त लिखकर लीक करवा दिया कि जी मैं वो डिनर लेना नहीं चाहता। तीसरी एक आपको बड़ी यानी कि जो है बारीक सा नुक्ता है कि वो इनविटेशन जाता है आने वाले चीफ जस्टिस की तरफ से जाने वाले चीफ जस्टिस को। तो अभी तक जब आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ मंसूर अली शाह साहब का, तो आप कैसे कह सकते हैं जी कि मुझे मैं उस डिनर से जो है इनकार करता हूं। जब वो इनविटेशन तो जब आएगा ना जब मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन होगा, और आपको पता है कि नोटिफिकेशन होने के बाद भी मंसूर अली शाह साहब का आपको डिनर देने का कोई इरादा नहीं है खास। रीजन आपकी हरकतें, आपके काले करतूत, जो आपने उनके साथ किया, जो आपने साथी जजिस के साथ किया, जो आपने अवाम के साथ किया। सिर्फ किस चीज़ की वजह से? पीटीआई की मुखासमत, पीटीआई की मुखालफत, अपनी जाती अना की तस्कीन के लिए। आपका दौर एक काला तरीन दौर था अदलिया की तारीख का, जो कि हमेशा एक सियाह तरीन दौर के तौर पे याद रखा जाएगा। आते हैं जी, फिर आपने ये हातिम ताई की कब्र पर लात मारी, तो जो आपको सुप्रीम कोर्ट बार ने इनविटेशन दिया उस पर क्यों नहीं आपने इनकार किया? वहां फजूल खर्ची नहीं होगी, वहां आसमान से पैसे गिरेंगे। रीजन कि वहां पर आपका जो है हिमायती बैठा होगा शहजाद शौकत साहब, इसी तरह हुकूमती अरकान होंगे, इसी तरह जो है क्या नाम फारूक नाइक साहब आपकी तारीफ कर देंगे, आजम नदीर तारड़ साहब आपकी तारीफ कर देंगे, इसी तरह शहजाद शौकत साहब जिन्हें आप फेवर करते रहे हैं, और साथी वकील होंगे उनके जिन्हें आप फेवर करते रहे हैं, वो आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे, और आप आकर अपनी जो है लंबी लंबी यानी कि जो है छोड़ेंगे जी कि मैंने अदलिया के लिए ये किया, मैंने अदलिया के लिए ये किया। तो इसलिए आपने उस डिनर को एक्सेप्ट किया। अगर आपको फजूल खर्ची का इतना ख्याल होता तो आप कहते मैं किसी किस्म का डिनर ले ही नहीं रहा। फिर आपको अगर फजूल खर्ची का ख्याल होता तो आप एडहॉक जजिस को ना लगाते अदलिया में, जो कि महीने का 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा है। ये तो एक बार 20 लाख रुपए खर्च होने हैं ना, जो आप कह रहे हैं जी फजूल खर्ची है। वो जो महीने का 20 से 25 लाख रुपए का बोझ आपने अदलिया पे डाल दिया है कि वो पेंशन भी ले रहे हैं, वो तनख्वाह भी लेंगे, वो मराहत भी सारी लेंगे, उस तरफ आपको फजूल खर्ची नजर नहीं आई। रीजन फ़ाइज़ ईसा साहब, आप अपनी किसी भी बात से अपने
आपको असूल पसंद या सच्चा साबित करने में नाकाम रहे हैं। आप एक झूठे तरीन, बददियानत तरीन चीफ जस्टिस साबित हुए हैं। इस अदलिया का काला तरीन दौर था और अभी भी आप किस उसमें लगे हुए हैं जुस्तजू में कि किसी भी तरह जो है आईनी तरमीम हो जाए। और आपको अगर इस अदालत में एक्सटेंशन नहीं मिलती तो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बना दिया जाए और आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनकर इस अदालत की वैल्यू आप ख़त्म कर दें। और मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बन भी जाए तो वो किसी यानी कि जो है काम जोगा न रहे, वो वही पोजीशन हो उनकी कि शेर बगैर दांतों वाला। तो आप अभी भी इन्हीं कोशिशों में लगे हुए हैं, जबकि यही लोग थे जिन्होंने आपको उस मुश्किल वक्त में, आप चोर थे जब आपके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया, आपने अपनी यानी कि जो है टैक्स के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं दी, आपने पाबंद कर दिया कि एफबीआर आपसे ये पूछ ही नहीं सकता, आपने अपनी गैर मुल्की जायदादों के बारे में मालूमात नहीं दी, आपने अपनी बीवी के जायदादों के बारे में मालूमात नहीं दी और आप उस चीज़ से भाग गए। और ये जजिस मंसूर अली शाह और इन लोगों ने आपकी उस वक्त हिमायत की सिर्फ इस वजह से कि ये अदलिया पर एक हमला है और हम किसी भी यानी कि जो है पार्टी को या हुकूमत को अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। लेकिन आज आपने नून लीग की हुकूमत के साथ मिलकर इस्टेब्लिशमेंट का कारिंदा बनकर हुकूमत पर के साथ मिलकर अदलिया पर हमला किया, अवाम पर हमला किया, सिर्फ अपनी जाती अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए। वरना यही माजी में आपका स्टांस था कि आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे। आज आप इस्टेब्लिशमेंट के पैरों में बैठे हुए हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपकी इमरान खान से लड़ाई है और आप इमरान खान को जख्म पहुंचाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की उसमें आप इस हद तक आगे चले गए हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं कि जी पूरी कोशिश के बावजूद जो नज़र आ रहा है कि ना काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन होगी, ना आईनी तरमीम होगी और जो है ना किसी किस्म की जो है ये आईनी अदालत बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि एक आईनी बेंच शायद बन जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी तक के जो हालात हैं, इन फ्यूचर अगर पीटीआई की तरफ से गलती की गई, उनकी लीडरशिप की तरफ से, जैसा कि वो हर अहम मौके पे कोई ना कोई बड़ा ब्लंडर मारते हैं, अगर उन्होंने फिर कोई ब्लंडर मारा तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। और जी फायद ईसा साहब के हिमायती सहाफ़ी जो बोंगियों पर बोंगियां मार रहे हैं, आपको उमर चीमा साहब की एक आपको जो है वीलॉग पिछले दिनों आया जिसमें उन्होंने जो है एक बड़ी यानी कि मज़हका खेज किस्म की बात की कि फायद ईसा साहब तो पहले ही एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है और वो इनकार कर चुके हैं और वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो और जो है क्या नाम है, उन्होंने शुरू ही में कह दिया था कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है उमर चीमा साहब की कि फायद ईसा साहब अगर एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो फायद ईसा साहब एक ओपनली आकर बयान क्यों नहीं देते। वैसे तो फायद ईसा साहब बड़ी कमेंट्री करते हैं वहां बैठकर अदालत में, तो वो एक ओपन कहें जी कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा और ना हुकूमत मुझे आईनी अदालत का सरबराह बनाए और ना हुकूमत मुझसे ये तवक्को रखे कि मैं एज ए चीफ जस्टिस कंटिन्यू करूंगा, मैं 25 अक्टूबर को हर हाल में रिटायर हो जाऊंगा। ये सारा क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर एक्सटेंशन हो गई तो फायद ईसा साहब कहेंगे कि देखें जी ये तो एक तरमीम हो गई और उस तरमीम की बदौलत मुझे एक्सटेंशन मिल गई, वरना मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। अब हुकूमत ने एक कानून बना दिया 68 साल का, तो मैं मजबूर हूँ ये करने के लिए। और इसी तरह उनके जो है क्या नाम है सहाफ़ी भी यही कहेंगे कि जी ये इसलिए हुआ कि जी हुकूमत ने जो है एक तरमीम कर कर जो है जज की उम्र 68 साल कर दी। दूसरी वजह इसमें अगर ना हो सकी तो फिर वो यही कहेंगे कि जी देखा फायद ईसा साहब ने पहले ही कह दिया था, हमने आपको ये खबर पहले ही दे दी थी। और इस तरह का एक जो है खत लिखकर भी फायद ईसा साहब ने दे दिया होगा, जिस तरह वो लीक करवाते हैं अपने खत, तो वो खत भी उस वक्त मंजर आम पर ले आएंगे कि ये देखें जी ये फलां डेट का खत है और फायद ईसा साहब ने तो इस डेट को ये कह दिया था कि जी मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी और ये खत लिखकर भी दे दिया था। और ये वजीर कानून के पास से निकल आएगा, कुछ सहाफ़ियों के पास से निकल आएगा, इसी तरह कुछ और लोगों के पास से वो खत लीक हो जाएगा और उस खत को सारा दिन टीवी पर चलाया जाएगा जब काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन नहीं होगी। रह गई बात काजी फायद ईसा साहब ने जैसे जिस दावत से इनकार किया, क्योंकि ये उन जजिस को वहां जाके फेस भी नहीं कर सकते। ये किस तरह मुनीब अख्तर का, अथर मिनल्ला का, मंसूर अली शाह का, इन लोगों का सामना करेंगे, आयशा मलिक का और बाकी जजिस का किस तरह सामना करेंगे जब वो इनको इनके दौर के काले करतूत बताएंगे? तो ये वहां पर क्या जवाब देंगे? वहां पे ना इनके हिमायती वकला होंगे, ना इनके हिमायती उस तरह हकूमती अरकान बहुत ज्यादा होंगे, ना इनके हिमायती जो है बार्स के सदर होंगे। तो फिर ये किस तरह अपने आप को जस्टिफाई करेंगे? हाँ, जहां तक ये बात है कि फायद ईसा को ये नजर आ रहा है कि जी उनकी एक्सटेंशन नहीं हो रही,
तो आपको एक अंदर की खबर जो कि हमने आपको कहा था कि हम आपको देंगे और आप इन फ्यूचर देखेंगे कि ये खबर सही साबित होती है या नहीं। फाइज ईसा साहब ने गवर्नमेंट से और इस्टेब्लिशमेंट से इस चीज की गारंटी मांगी है कि जिस वक्त यानी कि मेरी रिटायरमेंट होगी उसके बाद मुझे इस चीज की गारंटी दी जाए कि मेरे खिलाफ किसी किस्म का रेफरेंस नहीं लाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक तारीख रकम कर दी है कि रिटायरमेंट के बाद भी, इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ फैसला दिया और अब उन्हें पता है कि जिस तरह का फैसला उन्होंने दिया है इसी तरह का फैसला उनके खिलाफ आएगा। और मैं आपको उस रेफरेंस की नौयत भी बता देता हूं कि वो रेफरेंस किस किस्म। एक तो फाइज ईसा पर ये जो अरबों रुपए का इलेक्शन फ्रॉड है इसका रेफरेंस दायर किया जाएगा कि इलेक्शन फ्रॉड, पीटीआई से बल्ला छीनना, इलेक्शन में पीटीआई के एमएनएज और एमपीएज उठाए गए, बार बार उठाए गए और फाइज ईसा ने कोई एक्शन नहीं लिया और अरबों रुपए का कौमी खजाने को नुकसान हुआ, अवाम को नुकसान हुआ और अवाम पे महंगाई का बोझ बढ़ता गया। इस चीज के खिलाफ फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस आएगा। दूसरा जो फाइज ईसा के खिलाफ पुराना रेफरेंस आया था उनकी जायदादों के हवाले से, वो रेफरेंस आएगा फाइज ईसा के खिलाफ और जिसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फाइज ईसा के भी बेनिफिट्स वगैरह और सारे यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट जो भी उनकी सहूलियात हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। तो फाइज ईसा साहब ने इस चीज के सिलसिले में गवर्नमेंट से गारंटी मांगी है, इस्टेब्लिशमेंट से भी गारंटी मांगी है कि ठीक है जी, मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं मुल्क से भी बाहर चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे इस चीज की गारंटी दें कि मेरे खिलाफ किसी भी किस्म का रेफरेंस नहीं आएगा। तो अब सारा कुछ और सारी चीजों का दारोमदार इस चीज पर है कि गवर्नमेंट कितनी जल्दी मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करती है और मामला को सेटल करती है। बाकी रह गई जिस तरह पीटीआई ने 15 की कॉल दे दी है एहतजाज की, उस बारे में हम बात करेंगे अगले व्लॉग में और आपको बताएंगे कि उस कॉल से क्या नतीजा निकलने जा रहा है और आईनी तरमीम का और इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है और ये कितने दिनों की मेहमान है। बहुत बहुत शुक्रिया, जल्द मिलते हैं अगले व्लॉग में।